नमस्कार दोस्तों, एसपी टॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जीएस क्लास 2 लेकर आया हूं। इस क्लास में भी हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन रिवर्स के बारे में बात कर रहे थे। इस बार मैं आप सभी को साउथ इंडियन की बहुत ही प्रमुख नदी है उसके बारे में बात करूंगा। इस क्लास में हम कावेरी नदी है जो कि साउथ इंडिया में बहती है उसके बारे में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको हम इसमें बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे साउथ इंडिया का मैप जो ओपन किया उसमें आप कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला का मैप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें कावेरी रिवर भी शो हो रही होगी। दोस्तों, आज हम इसी कावेरी रिवर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो कावेरी जो रिवर है वो साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटका और तमिलनाडु की सेक्रेड रिवर है। इसका जो राइज होता है वो ताला कावेरी ऑन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट कर्नाटका। यानी कि दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारी जो वेस्टर्न साइड है इंडिया की, ये पूरी वेस्टर्न घाट है। इसी वेस्टर्न घाट की जो रेंज है ब्रह्मगिरी रेंज। कौन सी रेंज? ब्रह्मगिरी रेंज। ये ब्रह्मगिरी रेंज जो है वेस्टर्न घाट की, यहीं पे इसका जो है राइज होता है, जो कि कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो कि कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कावेरी रिवर को लेकर, किसका राइज कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। तो दोस्तों, अब इसके हम एलिवेशन की बात करें तो इसका जो एलिवेशन है वो है 1341 किलोमीटर। इसका मीटर का 1341 मीटर का जो इसका जो एलिवेशन है एबव द सी लेवल। और दोस्तों, जो इसकी जो लेंथ है, जो ओवरऑल जो लेंथ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ओवरऑल जो लेंथ दी गई है यहाँ पे रिवर की, ये जो ओवरऑल जो लेंथ है वो आपकी 800 किलोमीटर की है। दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो आपकी 800 किलोमीटर की हो जाती है। एलिवेशन आपका 1341 मीटर का है। और ये जो इसका जो फॉल होता है, जो इसका आउटफॉल है सीधे बे ऑफ बंगाल में, आप यहाँ देख सकते हैं इसका ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इसका फॉल होता है। ये साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर द रिवर गोदावरी एंड रिवर कृष्णा। ये साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर द रिवर ऑफ गोदावरी एंड द कृष्णा। उसके बाद कावेरी रिवर का नंबर आता है। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है तमिलनाडु की। ये तमिलनाडु की जो है वो सबसे लंबी नदी है, लेकिन साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट है। इससे पहले गोदावरी और कृष्णा इससे बड़ी नदियां हैं। ये जो कावेरी रिवर है जिसको इतना सेक्रेड मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं, जो साउथ इंडियन पीपल हैं इसको गॉडेस कावेरी अम्मा के लिए पूछते हैं। इसको गॉडेस कावेरी अम्मा मानते हैं उसको, इसलिए इसको सेक्रेड रिवर माना गया है। और ये वन ऑफ द 7 होली रिवर ऑफ द इंडिया। जो भारत के 7 प्रमुख सेक्रेड रिवर है उसमें से ये एक रिवर है जिसको ये काफ़ी पवित्र मानते हैं, जिसे गॉडेस कावेरी अम्मा के नाम से के लोग इसको पूछते हैं, इसलिए इस रिवर को वहाँ की सेक्रेड रिवर माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में और देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कावेरी बेसिन के फिजियोग्राफी के बारे में। कावेरी जो बेसिन है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक वेस्टर्न घाट रीजन, सेकंड द प्लेट्यू ऑफ मैसूर एंड द डेल्टा रीजन। ये 3 पार्ट्स हैं। ये वेस्टर्न घाट रीजन हो गया, ये आपका मैसूर का प्लेट्यू रीजन ऑफ मैसूर, एंड दिस पार्ट इज द डेल्टा रीजन। दोस्तों, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरे बेसिन को। द डेल्टा एरिया इज द मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्ट। जो इसका जो डेल्टा रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। प्रिंसिपल सॉइल टाइप फाउंड इन द बेसिन आर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मिक्स्ड सॉइल।
यहाँ जो इसके यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, जो सॉइल पाई जाती है वो है आपकी, दोबारा से पता है तो एक ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, लेटरेट सॉइल जो होती है वो पाई जाती है, एलुवियल सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल एंड द मिक्स्ड सॉइल। लेकिन जो रेड सॉइल है वो काफ़ी लार्ज पार्ट में है। रेड सॉइल ऑक्यूपाई लार्ज एरिया इन द बेसिन। ज़्यादातर आपको यहाँ पर रेड सॉइल मिलेगी, रेड सॉइल के आपको ब्लैक सॉइल ही मिलेगी, एलुवियल सॉइल, लेकिन जो रेड सॉइल है वो आपको काफ़ी मात्रा में आपको यहाँ पे मिलेगी। एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द डेल्टा एरियाज। ये जो डेल्टा एरिया यहाँ पे आपको थोड़ा एलुवियल सॉइल आपको ज़्यादा मिलेगी इस पार्ट में, नहीं तो बाकी सब पार्ट में आपको रेड सॉइल ज़्यादा मिलेगी। इस रीजन में आपको तो इस रीजन में आपको जो है वो ब्लैक सॉइल मिलती है, जहाँ पे जो आपको कॉटन इंडस्ट्रीज आपको जहाँ पे जो कॉटन इंडस्ट्री उसके लिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल कॉटन की खेती के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, वहाँ पे अच्छी तरीके से कॉटन होती है, तो यहाँ पे आपको कॉटन इंडस्ट्रीज भी आपको मिल जाएंगी दोस्तों। और इसके साथ साथ जो कल्चरल एरिया है, कल्चरेबल एरिया ऑफ द बेसिन इज अबाउट 5 मिली हेक्टेयर विच इज़ अबाउट 3% ऑफ द कल्चरेबल एरिया ऑफ द कंट्री। जो ओवरऑल एरिया है उसका 3% जो इसका जो एरिया कल्चरेबल एरिया है कावेरी बेसिन का। तो यहाँ पे हमने आपको बेसिन में आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया, वेस्टर्न पार्ट, प्लेट्यू ऑफ मैसूर एंड द डेल्टा। यहाँ पे आपको सॉइल मिल जाती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मिक्स सॉइल। जो रेड सॉइल का जो ऑक्यूपेंसी वो बहुत ज़्यादा है, वहीं डेल्टा रीजन की बात करें तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो ये था हमारा कावेरी बेसिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। तो हमेशा जब भी हम किसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं तो हमेशा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट साइड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। तो इस बार भी हम कावेरी को भी कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज। बात करें हम राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज की तो उसमें आते हैं लक्ष्मणा, तीर्था, काबिनी, भावनी, नोयल, अमरावती एंड मोयर। तो ये जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिब्यूटरीज जो है हमारी राइट हैंड साइड हैं। और वहीं हम लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है हरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कावती। ये जो 4 ट्रिब्यूटरीज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड। तो ओवरऑल देखें जो कावेरी की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो 11 है, 7 राइट हैंड साइड एंड और 4 लेफ्ट हैंड साइड। ये ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसके साथ साथ और कावेरी नदी के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में। कावेरी रिवर सिस्टम से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, बैराजेस हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। कि हमेशा पूछ लिया जाता है डैम्स के बारे में, ये डैम कहाँ पर स्थित है, किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स में दिए हुए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है द कृष्णराज सागर डैम। द डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो डैम है वो है कृष्णराज सागर, केसी कृष्णराज सागर और केसी स्टेट कर्नाटका। तो वैसे भी आपको जब भी कावेरी नदी के बारे में है तो कर्नाटका और तमिलनाडु यही 2 जो स्टेट यहाँ पे बहती है, या तो आपका डैम तमिलनाडु में होगा या फिर कर्नाटका। इसको याद करना पड़ेगा कि कौन से डैम जो है वो कर्नाटका में है और कौन से डैम्स पे जो बने हैं वो तमिलनाडु में। तो कैसे कृष्णराज सागर और कैसे कर्नाटका, जो कृष्णराज सागर डैम वो आपका कर्नाटका में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णराज सागर डैम इन कर्नाटका। इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो है, इस डैम का जो प्राइमरी पर्पज़ है उस इज टू सप्लाई इरीगेशन वाटर। जो वहाँ के खेत खलिहान है उस रीजन में जहाँ पे डैम है, वहाँ के खेतों में जो इरीगेशन की सप्लाई करता है, जिससे कि वहाँ के एग्रीकल्चर है जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द डैम्स टू सप्लाई इरीगेशन वाटर इन द रीजन एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये इसका मेन पर्पज है, इरीगेशन वाटर सप्लाई करना होता है जिससे कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके। दोस्तों जो दूसरा डैम है जो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ वो है काबिनी डैम। और जो आपका जो कावेरी डैम है वो मैसूर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, यानी कैसे हमारा कृष्णराज सागर डैम था वो कर्नाटका में था, इसी तरीके से जो काबिनी डैम है वो भी कैसे है वो भी कर्नाटका में है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टेड इन द मैसूर डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ
कर्नाटका। द डैम जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर इन द रीजन। यानी कि इसके दो पर्पज हैं, एक तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और साथ के साथ जो कृष्ण राज सागर डैम का जो पर्पज था वो इसी का इरिगेशन सप्लाई करता है, इरिगेशन वाटर जो रीजन है वहाँ पे ये देता है। एक तो जनरेट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर इन द रीजन। थर्ड डैम है वो है हारंगी डैम, इस पे बना हुआ है। हारंगी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द हारंगी रिवर, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है कावेरी की, यानी कि जो उसकी जो ट्रिब्यूटरी है हारंगी उस पे ये डैम बना हुआ है इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से इसका राइज होता है इस नदी का, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से राइज होती है ये जो ब्रह्मगिरी जो रेंज थी वेस्टर्न घाट्स की, उसमें जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट आता है ये वहाँ पे ये डैम है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो ये वाला जो डैम है वो भी आपका कर्नाटका में कृष्णा सागर डैम हो गया एक आपका, और एक काबिनी डैम हो गया, और ये हारंगी, ये तीनों डैम जो है वो कर्नाटका स्टेट में है। और इसका जो ये जो कंस्ट्रक्ट है वो आपका कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, हारंगी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरीज है कावेरी पे इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं हेमावती डैम की। द मल्टीपर्पज डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी रिवर इन द हसन डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो हेमावती डैम है वो मल्टीपर्पज डैम है, ये जो आपका डैम है वो मल्टीपर्पज डैम है और जो कि कंस्ट्रक्टेड है कावेरी रिवर के ऊपर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हसन डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। दोस्तों ये भी जो डैम है हेमावती डैम है वो भी आपका कर्नाटका में जो मल्टीपर्पज डैम है कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है हसन डिस्ट्रिक्ट में। अब हम बात करते हैं मैटूर डैम की। ये भी मल्टीपर्पज डैम है, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी रिवर इन मैटूर इन सलेम डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो दोस्तों अब तक जो भी हम डैम पढ़ रहे थे, कृष्णराज सागर डैम, काबिनी डैम, हेमावती डैम, तो ये सब थे हमारे कर्नाटका में। लेकिन अब हम जो ये जो डैम है मैटूर डैम जो है वो है आपका तमिलनाडु स्टेट में, जो कि सलेम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है, और ये भी एक मल्टीपर्पज डैम है हेमावती डैम की तरह। अगला डैम है वो है कोडागनर डैम। कोडागनर डैम, ये जो कोडागनर डैम है वो कावेरी रिवर के ऊपर है, जो कि डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का वहाँ पे सिचुएटेड है ये डैम, वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है ये कोडागनर डैम। कावेरी रिवर डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अभी तक हमने तमिलनाडु में दो डैम्स के बारे में पढ़ लिया जो कि कावेरी रिवर पे बने हुए हैं। अब हम तीसरा जो डैम है वो है नंगनजियार डैम। नंगनजियार डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द नंगनजियार रिवर इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जो दोस्तों जो नंगनजियार रिवर है वो भी एक ट्रिब्यूटरीज है कावेरी रिवर की, मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं है हालांकि, लेकिन जो डैम है वो कावेरी रिवर से रिलेटेड है। और ये भी जो डिस्ट्रिक्ट है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में ही है, और जो स्टेट जो है वो आपका तमिलनाडु। दोस्तों हमने जो भी डैम्स थे वो अपने सारे पढ़ लिए, कौन कौन से डैम कर्नाटका में है, कौन से डैम तमिलनाडु में है, कौन सी डैम जो है कावेरी रिवर के हैं उनका क्या काम है, और कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अदर रिलेटेड फैक्ट्स हैं कावेरी रिवर को लेके, कावेरी रिवर सिस्टम को लेके हम वो पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ और भी जानकारी प्राप्त करेंगे कावेरी से रिलेटेड। दोस्तों हम बात करते हैं उसके अदर रिलेटेड फैक्ट्स की। तो पहला फैक्ट जो है जो शिव सुंदरम फॉल, द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज ऑन द कावेरी रिवर इन मध्य डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। दोस्तों जो शिव सुंदरम जो फॉल है वो जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है जो कावेरी रिवर पे है, जो कि वो कर्नाटका स्टेट में आता है, मध्य डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। शिव सुंदरम फॉल सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया सिचुएटेड इन मध्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है द वाटर ऑफ कावेरी हैव सपोर्टेड इरिगेटेड एग्रीकल्चर फॉर सेंचुरीज। तो दोस्तों कई सेंचुरी से, कई वर्षों से इसका जो कावेरी रिवर का जो पानी है काफ़ी काम आता है इरिगेशन में। एंड इट हैज़ बीन द लाइफ ब्लड ऑफ द एंशिएंट किंगडम्स एंड मॉडर्न सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया। और इसको ये भी कह सकते हैं पुराने समय से, जो भी राजा महाराजाओं के समय से, जो अब के समय में ये जो रिवर है वो एक तरीके से संजीवनी है साउथ इंडिया की, क्योंकि ये काफ़ी
यूज़फुल है वहाँ के इरिगेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए सोर्स ऑफ वाटर जो है कावेरी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया के लिए। तो ये इसको लाइफ ब्लड कहा जाता है साउथ इंडिया की। दोस्तों हम बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रीज इन कावेरी बेसिन। जो कावेरी का जो इलाका है वहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो उनके बारे में बताएंगे। तो पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, द सिटी ऑफ बेंगलुरु इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बेसिन। जो हमारी आईटी कैपिटल है, इसे आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी बेंगलुरु जो सिटी है वो जस्ट सिचुएटेड आउटसाइड द बेसिन, जहाँ उसका जो कावेरी रिवर का जो बेसिन समाप्त होता है उसके जस्ट बाहरी जो डिस्ट्रिक्ट है, शहर है बेंगलुरु, वो आपका सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द बेसिन इंक्लूड द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कोयम्बटूर। जहाँ की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कोयम्बटूर की बहुत फेमस इंडस्ट्री है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जो कि मैसूर और कोयम्बटूर में है। सीमेंट फैक्ट्री इन कोयम्बटूर एंड तिरुचिरापल्ली एंड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मिनरल्स एंड मेटल्स। यानी कि आपकी जो कॉटन इंडस्ट्री है कोयम्बटूर और मैसूर में, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं इन कोयम्बटूर एंड तिरुचिरापल्ली, एंड इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन मिनरल्स एंड मेटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, मेजर इंडस्ट्रीज हैं कावेरी बेसिन की। तो नेक्स्ट मेजर इंडस्ट्री है वो है आपकी सलीम स्टील प्लांट। और उसके साथ सलीम स्टील प्लांट में यहाँ पे काफ़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली में आपको मिल जाएंगी, जो कि कावेरी का जो बेसिन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो हमने दोस्तों अब तक इसमें डैम्स के बारे में, कावेरी बेसिन के बारे में, मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, तो ये सब हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कावेरी से रिलेटेड, जो कावेरी का जो इशू है उसके बारे में बात करेंगे और उसका जो क्या हो सकता है वो भी हम जानेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों बात करें कावेरी के इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की, जो वहाँ पे जो जैसा हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को लेकर, जो इम्प्लीकेशंस है इकोलॉजिकली, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ऑल द ट्रैक्स विल कट थ्रू लार्ज स्वॉथ्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स एंड फील्ड्स एज वेल एज प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट। जो वहाँ के जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको काट रहे हैं धीरे धीरे, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसका एरिया बड़ा हो सके, जहाँ से हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकें लैंड को। तो जो वहाँ के जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको काटा जा रहा है। दीज एरियाज आर स्प्रेड अक्रॉस कोडागु एंड मैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड वायनाड एंड कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन केरला। ये जो एरिया है जहाँ ये प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट इनको काफ़ी दिनों से काटा जा रहा है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है बड़ा हो सके। वो आपके जो है वो कोडागु और मंगलूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के, वहीं वायनाड और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है केरला के। इन इट्स फीजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ द मैसूरू थालासरी लाइन, द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन स्टेटेड दैट द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द स्टेट। ये जो प्रोजेक्ट था मैसूरू थालासरी की लाइन के लिए, तो उसको दिल्ली रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से आया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ये जो प्रोजेक्ट है वो उस एरिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है जो DMRC, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी मैसूरू और थालासरी लाइन के लिए, उसने अपना व्यू दिया था। विद द प्रोटेस्ट बाय द पीपल अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, द प्लान टू बिल्ड द लाइन्स फॉर स्क्रैप। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे जो पेड़ जो काटे जा रहे थे, उस वहाँ पे जो रेलवे लाइन जा रही थी, वहाँ के लोगों ने भी इसको काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। However, plans to build the track will re-emerge in time sooner or the later। लेकिन दोस्तों लोग कितना भी विद्रोह कर, लेकिन जो आजकल जो डेवलपमेंट की जो रेस लगी हुई है कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में, लोगों के बीच में, तो उस डेवलपमेंट को देखते हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भूल जाते हैं। तो ये जो हालांकि अभी जो प्लान है वो रुक जाएगा, लेकिन बाद में कभी ना कभी ये प्लान फिर से रिबिल्ड होगा, फिर से वहाँ के लिए जो प्लान है वो रीइमर्ज होगा। तो ये थोड़ी सी वहाँ के इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं कावेरी बेसिन के आसपास के इलाकों में।
तो दोस्तों वही बात करें हम उसके फॉरेस्ट कवर को लेकर, जो इम्प्लीकेशन जब तक हमने इकोलॉजिकली जो उसके इम्प्लीकेशन वो पढ़ी है, उसके फॉरेस्ट कवर को लेकर बोलते हैं। हालांकि जो भी रिपोर्ट आई थी इंडिया की फॉरेस्ट कवर को लेकर वो अच्छी थी थोड़ी सी, क्योंकि देखा गया था जो फॉरेस्ट कवर एरिया वो बढ़ गया था, लेकिन जो और जो मेजर प्लेसेस है, मेजर पोजीशंस हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी कम हुआ है, जो कि एनवायरमेंटली भारत के लिए सही नहीं है। तो बात करें हम यहाँ की फॉरेस्ट कवर की, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 का यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 नोटेड दैट द कोडागु लॉस्ट 102 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ ट्री कवर इन जस्ट 2 ईयर। 2017 की जो रिपोर्ट थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की, जो रिपोर्ट थी 2017, उसमें ये लिखा था कि पिछले 2 सालों में जो कोडागु जगह है वहाँ पे 102 किलोमीटर स्क्वायर का जो फॉरेस्ट कवर था वो पिछले 2 सालों में पूरा लॉस्ट हो चुका है। वहाँ पे बड़ी मात्रा में वहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स बढ़ा सकें। द रिसेंट प्रपोजल माइट रिजल्ट इन फॉरेस्ट डिप्लीशन इन द कोडागु बेसिन दैट विल हैव रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर। इससे क्या हुआ, जो वहाँ की जो रेन वाटर जो स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम हो गई है। कार्बन एमिशन भी इसके साथ साथ वहाँ पे जो बढ़ रहा है, जो कार्बन को एमिट कर लिया जाता था फॉरेस्ट द्वारा, लेकिन वो भी फॉरेस्ट कटने से क्या होता है, जो कार्बन एमिशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रेस रेलवे ट्रैक्स विल ऑल्सो इम्पीड वाइल्ड लाइफ एंड कुड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल सच एज एलिफेंट। तो दोस्तों साथ के साथ अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो रेल लाइन्स बिछाई जा रही, तो काफ़ी सारी रेल लाइन्स जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट के बीच से बिछाई गई। तो कभी कभी देखता होगा आपने, वीडियोस भी देखा होंगे, जानवर जो हैं, बड़े बड़े जानवर जो हैं रेलवे लाइन पे आ जाते हैं, जैसे कि हाथी का भी रेलवे लाइन पे आ जाते हैं। तो कभी कभी ट्रेन से टकरा जाती हैं, जो कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है, वहाँ के जानवरों के लिए काफ़ी खतरनाक है। जिससे क्या हो रहा है कि काफ़ी मात्रा में हाथियों की डेथ हो जाती है रेल एक्सीडेंट। तो इससे क्या होता है, उनकी जो नंबर है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं और वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं। तो दोस्तों बात करें कि उस रीजन को लेके क्या किया जा सकता है, तो दोस्तों स्टडीज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी have found that the evidence for increasingly variable monsoon rainfall in the कोडागु बेसिन, जो कोडागु बेसिन है कावेरी का, वहाँ पे देखा गया है, स्टडी की गई थी IITM द्वारा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वहाँ पे देखा गया था कि जो उसके मानसून में काफ़ी वेरिएबल आया, काफ़ी बहुत इंक्रीजिंग वेरिएबल। पहले ज़्यादा मानसून होता था, लेकिन जो फॉरेस्ट जो कट गए उससे क्या होता है, मानसून जो है वो बहुत कम हो पा रहा है। जो साउथ वेस्ट मानसून जो आता था जून जुलाई के महीने में, वो काफ़ी कम हो गया है। और रिसेंट स्टडी हैज रिवील्ड दैट एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन, इलीगल माइनिंग, hill cutting are increasingly responsible for the uptick in fatal landslides, particularly in Asia। दोस्तों इसके साथ साथ वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, इलीगल माइनिंग्स हो रही हैं, जो पहाड़ हैं बड़े बड़े उनको काटा जा रहा है, जो वेस्टर्न घाट्स में जो पड़ते हैं जो पहाड़ों को काटा जा रहा है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है, जो लैंडस्लाइड्स का जो खतरा होता है वो बढ़ रहा है काफ़ी मात्रा में। जो लैंडस्लाइड्स है वहाँ पे काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे हैं लैंडस्लाइड्स के इस एरिया में। इसके साथ दोस्तों दिस मेक्स प्रिजर्विंग फॉरेस्ट कवर मोर वाइटल इन ऑर्डर टू मिटिगेट द कोलेटरल इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्सट्रीम इवेंट्स। इसके साथ साथ UN की भी रिपोर्ट आई है, द UN रिपोर्ट वाटर फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड pointed out that the gap between the availability of water and our need for water is only going to be increased। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है स्टार्टिंग पॉइंट में दिया था, जो रेनफॉल है काफ़ी कम हो गया है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे क्या जो फ्रेश वाटर है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो रेन वाटर होता है वो मेजर सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर होता है। बारिश कम होने से वहाँ के जो ग्राउंड वाटर है पूरा पानी की वहाँ कमी है। आपने लास्ट ईयर देखा भी होगा केरला में पानी की काफ़ी कमी आ गई थी। तो UN की रिपोर्ट में भी यही आया है, जो हमारी नीड्स हैं वाटर को लेके वो बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन जो वाटर है वहाँ पे वो बहुत कम है। और ये जो गैप है हमारी ज़रूरत को लेकर और पानी इतना अवेलेबल वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। द जर्नल नेचर हैज़ रिपोर्टेड दैट डिमिनिश्ड एक्सेस ऑफ वाटर
resources increases the risk of soil and social unrest, political instability, intensified refugee flow and armed conflict even within borders. तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है नेचर से रिलेटेड वो काफ़ी खतरनाक हैं, सोशल लाइफ को लेके, पॉलिटिकल लाइफ को लेके, आम लोगों के लिए वहाँ पे कई सारी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोगों के बीच रिफ्यूजीज वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पानी का सोर्स नहीं है, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी जिससे कि आगे ऐसा ना हो और लोगों को जो भी सुविधाएं वो मिल सके। The variable nature of monsoons makes India one of the most vulnerable regions to water-related disaster associated with climate change and extreme weather events. तो दोस्तों जो वेरिएबल नेचर ऑफ मानसून जो इंडिया का जो मानसून का जो नेचर है, जिस तरीके से वो चेंज हो रहा है पिछले कई दशकों से, कई सालों से, वो वल्नरेबल है वहाँ के लोगों के लिए। वाटर रिलेटेड डिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, तो वो काफ़ी चीज़ों पर असर डालता है। हमारा मानसून काफ़ी वेरिएबल है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है, वहाँ की एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को लेकर काफ़ी दिक्कत है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, काफ़ी दिक्कत है जो काफ़ी वल्नरेबल है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की डेमोग्राफी के लिए। Hence, preserving existing forests in the Kaveri watershed can reduce the effect of flood and drought which recharge ग्राउंड वाटर वाइल रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। तो जो वहाँ का जो फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारा जो मानसून है वो बना रहे, जिससे कि वहाँ पे अच्छी से अच्छी रेनफॉल जो होती है वो होती है और हमारा ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट जो बना रहे, वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम वो अच्छा हो, जिससे कि जो हमारे जो की फ्लड या फिर ड्रॉट जो भी कंडीशंस आती हैं उनसे हम अच्छे से निपट सकें। Economists should estimate the monetary and human cost of cities and implement policies focused on achieving and maintaining sustainable water resources. तो दोस्तों जो काफ़ी इकोनॉमिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, पूरी प्लानिंग चल रही है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके साथ साथ जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली प्रोटेक्ट और मेंटेन किया जा सके। गुड्स वाटर गवर्नेंस ऑफ द नेशंस वाटरशेड विल बी द की ऑफ इट्स सस्टेनेबल फ्यूचर। हेंस प्रोटेक्टिंग द कावेरी सोर्स इज एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड वेलबींग ऑफ द एंटायर बेसिन। यानी कि कावेरी को बचाना बहुत ज़रूरी है वहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों यही इम्प्लीकेशंस थे कावेरी बेसिन से रिलेटेड, उससे हमें और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, वो सब मैंने आपको बताई थी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कावेरी से रिलेटेड, उसके जनरल जो नॉलेज थी कावेरी की, उसके बेसिन के बारे में हमने पढ़ा, जो डैम्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, उसके बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ हमने वहाँ की जो इश्यूज़ हैं वो भी जान लिए हमने इसमें। तो दोस्तों ये मेन जो पार्ट तो हमने पूरा इसमें कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, इसके बाहर मैं नहीं समझता है कुछ और भी पूछा जाएगा। हालांकि एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी हो जाते हैं, हालांकि 95% एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए एसपी टॉक्स यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।